एक बार ना फिर से मैं नाम रिवाइज करूंगी, मेरे को थोड़ा सा भूल गई मैं। कुछ जिसका याद है वो तो मैं बोल दूंगी। रंजना, महक, प्राची, ठीक, गरिमा, संजना, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। ये भगवान, इकोनॉमिक्स से मुश्किल है नाम याद करने। आपका? आकाश। और आपका? दिव्या। और आपका? आप अपना बता दो। क्या है? प्राची ना? आपका तो प्राची है। अच्छा, आपका तनिषा, आपका नायशा और दिव्या। एक और प्राची थी ना? वो आई नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें? अच्छा, मैं एक बार वो कल से स्टार्ट करेंगे, एक बार रिकैप लेकर। करा याद कुछ कुछ जो जो बोला था मैंने? एग्रीगेट्स। उससे भी पहले जिसकी जीडीपी की क्लास मिस हुई थी, जो जिसने ऑफलाइन ही ली थी, उन्होंने ऑनलाइन देखी है? देख ली? आप तो जिन्होंने देखे, कौन नहीं आया था उस दिन? देख ली थी? समझ आया? समझ आ गया था ना? कोई डाउट तो नहीं था? आपने ली थी? ऑनलाइन ले ली थी? समझ आ गया था? ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना अगर समझ आया हो तो। क्या हुआ? और दिव्या, आपने ऑनलाइन ली थी? आता होगा ना? ठीक है। तो पहले तो मैं कल का ही एक रिकैप दूंगी, और मुझे एक बार ये बता दो कि कल हमने क्या पढ़ा था समरी फॉर्म में। हाँ, मनी सप्लाई, स्टॉक। अच्छा, स्टॉक और फ्लो, ये मैंने बोला था पढ़कर आने को। फ्लो एंड स्टॉक। तो जो मनी सप्लाई है वो क्या है? स्टॉक है। क्यों है? तो इससे आपको एक चीज समझ आई कि डिफरेंस क्या बोलना चाह रही हूँ मैं स्टॉक और फ्लो का? तो फ्लो लाइक अ वाटर, जो एक ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड की बात करता है, और स्टॉक जो है एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है? तो कोई और बताना चाहेगा फ्लो के बारे में? बिकॉज आई टोल्ड यू टू स्टडी। हाँ, मैंने बोला था ना एग्जांपल्स देखकर आना। जब आप एग्जांपल देखते हो ना तो आपको टॉपिक समझ आता है कि वो है क्या। जैसे मनी सप्लाई है, मैं बोलूँ अभी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है, वो आप तुरंत ये सोचोगे कि स्टॉक की बात हो रही है। तो फ्लो के एग्जांपल्स क्या देखे? आपको, आपने कुछ फैन का बोला था? फैन का बोला था आपने कुछ? नहीं, उससे बात कर रही हूँ। नहीं ना? ठीक है। तो अगर एसी वगैरह का कुछ हो तो मेरे को बता देना। हाँ, तो फ्लो में क्या है? जीडी, यही हो गया ना? नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही हो गया। और यस, अकाउंट्स बनाते हो ना? जब वो अकाउंट बनाता है एक कंपनी, तो क्या करता है? ऊपर ही लिखता है ना कि फ्रॉम मार्च 21 टू अप्रैल 22, ऐसे ही बनाते थे ना हम 12th 11th में अकाउंट्स, कि हम स्टार्ट करते हैं कि मार्च 21 से लेकर अप्रैल 22 तक की एक कंपनी का कैसा पीएनएल चल रहा है। ठीक है? और आपकी बैलेंस शीट भी कुछ इसी हिसाब से ऐसे बन रही होती है। ये हमने बात करी थी कल की। एक बार ऑनलाइन भी कोई ज्वाइन कर लो, और मेरे को ना एक बार बस कंफर्म कर देना। ठीक है, रहने दो, मेरे को मिल गया कंफर्मेशन। सो ये हमने कल का पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार फिर से छोटा छोटा सा एक ब्रीफिंग दूंगी। मनी, मनी कहाँ कहाँ से आ रहा है? मनी इवॉल्व कैसे हुआ है? मनी के यूजेस क्या है? क्या यूजेस है मनी के? कहाँ का यूज होता है मनी? यूनिट ऑफ सिंगल सिंगल अकाउंट, एक ही चीज में यूज हो रहा है मनी, मतलब एक ही अकाउंट कर रहा है कि प्राइस, रुपीज, ऐसे टर्म्स पे। और दूसरा कि मुझे कुछ लेना है, मैं वेट नहीं करूंगी कि आपके पास भी सेम चीज होनी चाहिए, फिर हम एक्सचेंज करें चीजों का। ठीक है? हाँ, और क्या पढ़े थे? फुली डिविजिबल है। हाँ, और
ठीक है, तो ये यूजेस हो गए थे। उसके बाद व्हाई डू वी डिमांड मनी, व्हाई डू वी डिमांड मनी, व्हाट आर द थ्री पर्पसेस ड्यू टू विच वी नीड मनी, एक एक करके, ठीक है। ट्रांजैक्शन, तो इफ आई से दैट द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू द ट्रांजैक्शन डिमांड, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, द ट्रांजैक्शन डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। इफ, ये तो ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट इज आपका है प्रिकॉशन। If the money supply in an economy reduces, what will be the impact on precautionary demand? Reduce हो जाएगा, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो प्रिकॉशन के लिए पैसे आप ज्यादा सेव करोगे, इनकम कम होगी आप कम सेव करोगे। तीसरा मोस्ट इंटरेस्टिंग, स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, कैश, बेसिकली ये तो लेमैन लैंग्वेज है, इसको आप किसी को समझाने के लिए मत यूज करना, ये आपके लिए कि आपके हाथ में कितने पैसे बच रहे हैं। इफ इंटरेस्ट रेट में कुछ इम्पैक्ट है, चेंज हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट को हम ज्यादातर ना ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं, एक रियल एक नॉमिनल के टर्म्स पे। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई पे क्या, सॉरी स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो जाएगी, क्यों होगी, इसका रीजन जल्दी से। हाँ, अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, ये थोड़ा सा एक सेकेंड, अगर पैसे ज्यादा हैं और बॉन्ड प्राइजेस भी ज्यादा है तो क्या होगा, अगर आपके पास मनी सप्लाई बढ़ रही है, बॉन्ड प्राइसेस भी ज्यादा हैं, तो स्पेकुलेटिव डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा ना, आप अपने हाथ में ही रखोगे, वो वैसे ही रहेगी। आपके पास मनी सप्लाई बढ़ा, आपके कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा है, ठीक है। प्राइस ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है, कैश इन हैंड सेम रहेगा, और इसका रिलेशन इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा होगा कि अगर इनवर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, स्पेकुलेटिव कम होगा, आप अपने हाथों में पैसे नहीं रखोगे, आप सारा इन्वेस्ट कर दोगे, यू विल बाय बॉन्ड्स। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसमें आप बोल सकते हो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पेकुलेटिव डिमांड एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद मैंने बात करी थी मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई की मैंने बात करी थी। मनी सप्लाई के मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, कितना सप्लाई हो रही है आपकी इकोनॉमी में, कितने पैसे फ्लो कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं एग्रीगेट्स के बारे में, तो सुनती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बस। तो M1 का कंपोनेंट, अच्छा मैं एक, तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इसमें देखना मत, खुद अपना बिना देखे बोलो, जो M3 है, क्या M3 में पोस्ट ऑफिस का मनी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, वाई, राइट, ठीक है। और अगर मैं बोलूं M4 में, क्या M4 में कमर्शियल बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, यस करेक्ट, तो ये आते हैं कभी कभी प्रीलिम्स में, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि NM3, ये तो जैसे आपका एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 पार्ट आ जाएंगे, कैसे आएंगे कि लिखेंगे NM3 के कंपोनेंट्स बताओ, उसमें से लिख देंगे 1 2 3, आपको उसमें से या तो ये पूछ देंगे कि कौन सा नहीं है, या पूछ देंगे कौन कौन से हैं, उन्हें कैटेगराइज कर दो। तो अगर मैं ही बोलती हूँ ऐसे कुछ चीजें, NM2 का पूछती हूँ, क्या NM2 में बोरोइंग्स ऑफ कमर्शियल बैंक फ्रॉम NBFC है, नहीं है, ठीक है, गुड। सो इसके बाद लिक्विडिटी एग्रीगेट्स थी, L1 कोई बता दो जल्दी से, हाँ क्लास चल रही है, एक बार ये देखना ऑनलाइन। आपके कल क्लास मिस हो गई थी, आपने ऑनलाइन देख ली थी, थोड़ा समझ आया, आ गया, सेकंड जो मिस हो गया वो आज देख लेना है जब टाइम मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसी के कनेक्टिव में ये क्लास है, मनी सप्लाई नहीं चल रही ना। I have started the class, I don't know what happened, wait I'll start again, स्लो कर लेना थोड़ा, ठीक है।
अब हो गया, ठीक है ना। So what is high powered money? If I ask what are the components of high powered money, and we represent high powered money with a H, and we also call this as a monetary base. Okay, इसको आप monetary base भी बोलते हो। अगर आपसे पूछें क्या money supply monetary base के अंडर include होता है, is money supply a part of monetary base? Exactly, उल्टा है। मॉनेटरी बेस एक पार्ट है मनी सप्लाई का, वो छोटा सा कंपोनेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर हम ओल्ड मेजर्स के हिसाब से देखें तो M3 जिसको हम और क्या बोलते हैं जल्दी से, ब्रॉड मनी, एंड इट इज लिक्विड और नॉट लेस लिक्विड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? यस, कोई भी चीज जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है उसे आप लिक्विड बोलते हो। तो जो M3 है वो लेस लिक्विड होता है, M4 हाईली लिक्विड होता है, सॉरी M1, ठीक है। तो इसके बाद मैंने करा था फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में मैंने क्या बताया था कि ये क्रेडिट पैसे अथॉरिटी है पैसों की, और सेकंड क्या थी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक, लास्ट रिजॉर्ट जब बैंक्रप्सी की प्रॉब्लम आने वाली होती है तो, और इससे भी इसके बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस आया था कि अगर कोई चीज बंद होने वाली है, बंद होने का वेट क्यों करें, राइट, उससे पहले हम कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं ले सकते। ये फॉरेन एक्सचेंज को भी हैंडल करता है उस, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी मैंने एक चीज बताया था आपको, याद है थोड़ा सा क्या? राइट, क्योंकि एक टाइम था कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं ना, हम चीज़ें समझते हैं और हम न्यू चीज़ें डेवलप करते हैं ऑन द स्पॉट। अभी आप जो एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, ऐसा थोड़ी होगा कि सबका एक बार में क्लियर हो जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि ना भी हो। आपकी स्ट्रैटेजी कितने हद तक काम कर रही है वो आप जब दोगे तो आपको पता चलेगा। इनफैक्ट ये आपको जब आप मॉक्स वगैरह दोगे ना, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि आपका लाइक कैसा स्ट्रैटेजी हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, आपको कहाँ काम करना है, कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, अब और समझ आया। तो बेसिकली क्या बोल रही हूँ कि आप कोई चीज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि उसको और कैसे बेटर करना है। इंडिया ने ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, वेज और मीन्स नहीं था, इतने सारे रेट्स नहीं थे, हम क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे। जब हमने और जगह से सीखा, हमने समझा, एक बहुत बड़ा डेफिसिट आया, हमारे पास पैसे नहीं थे, 15 दिन के पैसे थे हमारे पास, फिर हमने 1990 में जाके आईएमएफ को बोला कि वी नीड फंड्स, तो आईएमएफ सेड कि वी कैन नॉट गिव यू फंड्स, यू हैव टू फॉलो आवर गाइडलाइंस। एंड हमने पूछा क्या गाइडलाइंस है, उन्होंने बोला एलपीजी फॉलो करो आप। व्हाट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये सब हमने फॉलो करा। ऐसे से सब कुछ बदलता है विद टाइम, उसके बाद वेज एंड मीन्स आया, ऐसे इवॉल्व हो रही है चीज़ें। तो अब इस जो भी कल हुआ उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू स्टेप एंड अ न्यू फंक्शन ऑफ आरबीआई, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आज की क्लास में आरबीआई का एक नया फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट, अब ये ना लोन वगैरह, मनी, सब कुछ इसमें आ रहा है। पैसे कैसे संभाल रहा है, पैसे कम हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो क्या कर रहा है, इसमें आएगा। और कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। सो किसी भी इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। क्योंकि आरबीआई है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगा, जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी का आएगा। तो अभी मैं सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर ही चल रही हूँ, ठीक है, गलती से भी फिस्कल पॉलिसी को सोचना नहीं है। सो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, या तो फिर आप क्वांटिटेटिव टूल यूज करो या आप क्वालिटेटिव टूल्स यूज करो। अब क्वांटिटेटिव लिख लो, हमारी आधी से ज़्यादा क्लास इसी पे जाएगी अभी, ये बहुत वास्ट एरिया है। क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है, जब हम क्वांटिटी को इम्पैक्ट करेंगे, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो, दे अफेक्ट द amount of, they affect the amount of money circulating in an economy। ये पॉइंट क्वांटिटेटिव के अंदर है क्योंकि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं।
तो क्वांटिटेटिव होता क्या है, दे अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी में कितने पैसे हैं उस अमाउंट को ये टैकल करेगा, ठीक है। अब इस हमने कल फंक्शन से पढ़ा था एक पॉइंट, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, याद है क्या होती है वो? हाँ, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, फिर से आज इसी को लिख लो। कल तो हमने इसे ओवरऑल ऊपर से पढ़ा था कि कितना पैसा हमें आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, आज हम इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, दैट इज इसमें भी दो पार्ट हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो आल्सो हैज टू पार्ट्स, व्हाट इज दैट? यस, वन इज सीएलआर and second one is SLR. It's CRR, sorry. हाँ, देख लिया इतना? इससे पहले ना मुझे कुछ और भी बताना था, बैंक स्प्रेड के बारे में। ये CR आ रही है, CR आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने CLR लिखा है। तो उससे पहले आप एक चीज समझ लो, बैंक स्प्रेड क्या होता है। जिसको आप बैंक्स का प्रॉफिट भी बोलते हो, ठीक है, कि बैंक कितने स्प्रेड पे प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। तो आप खुद बताओ, मैंने कल भी ये बताया था, बैंक्स प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? जो लेंडर्स उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं और हम जो बोरोवर्स को दे रहे हैं, जो डिपॉजिट हमें करते हैं ना, उनको हम देते, तो आप लिख लो इंटरेस्ट पेड बाय बोरोवर्स subtracting interest given to depositors. कुछ पूछना है? हाँ हाँ, बेसिकली कितना मतलब प्रॉफिट, मैं तो समझा रही हूँ कि अगर आपको कभी समझना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बैंक स्प्रेड इज ऑल्सो प्रॉफिट फॉर द बैंक्स, कि कैसे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। नहीं, क्रेडिट क्रिएशन में हम इकोनॉमी में पैसे जनरेट कर रहे हैं, राइट, उसमें आप लेंडिंग कर रहे हो, बैंक के थ्रू हो रहा है, और उसमें भी ये कह सकते हैं ना कि हम लेंड करके तो इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं, तो बात वही है, ठीक है, बट फिनोमिना अलग है। वो है कि आप बोरोइंग्स को कैसे जनरेट कर रहे हो, लोन कैसे दे रहे हो, वो एक प्रोसेस है। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, ब्रैकेट में लिख सकते हो। किसके बारे में लिखाऊंगी? सबके बारे में डेफिनेशन है, पता है क्या होता है, एक स्टेप्स होते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊंगी, है ना, अब वो समझाते हुए कुछ की पॉइंटर्स होते हैं जो मैं बाद में डिक्टेट करूंगी। अब एक मेरे को फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैं पहले डिक्टेट करूँ, थोड़ा सा अजीब सिस्टम हो जाता है, इसलिए स्टैच्यूटरी स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, पहले तो फुल फॉर्म बताई है मैंने सेपरेटली दोनों की, फिर CRR डिस्कस करेंगे, उससे मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है। तो दो चीज़ों की बात करिए रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के अंदर। सबसे पहले सब हेडिंग क्या है, क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है, उसके कुछ तरीके हैं। अभी हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव तरीकों की, जिसमें हम अमाउंट को ट्रिगर करेंगे इकोनॉमी में, कि पैसे 2 लाख है उसे 1 लाख पे लाना है, या अगर पैसे 2 लाख है उसे 6 लाख पे कैसे ले जाए, वो ऐसे होंगे, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर आता है CRR और SLR। अब CRR क्या होता है? CRR एक ऐसा अमाउंट होता है
जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है, करना ही करना है सारे बैंक्स को। क्या बोला है मैंने? एक ऐसा अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है। अपने पास एसएलआर होता है। कौन सारे नोट्स हैं सर? मतलब सर ने? वही लिखा है, वो थोड़ी स्पेलिंग खराब हो गई थी इसलिए। बोलो। पहले पढ़ लो, ऐसा करो नोट्स सर के पढ़ लो पहले, फिर बात। मैं वही तो, देखो बात ये कि मैंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, फिर डाउट आ रहे हैं। मैंने एक डेफिनेशन बस स्टार्ट करी है, उसमें कैसे डाउट आ सकता है? जस्ट स्टार्टेड सेइंग कि आरबीआई के पास एक अमाउंट देते हैं। हिंदी है बहुत बेसिक राइट, ये इसमें लाइक यही लिखा होगा ना सर ने? चेक कर लो एक बार फिर से, यही है, रीड कर लो एक बारी, ओरली रीड करो उसे, मैं भी सुनूं। एसएलआर भी करना पूरा और सीआरआर भी करना। पढ़ो पढ़ो। किसी का फोन रखा है अंदर? सिर्फ पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी पढ़ो। हम्म। क्या बोल रहे हैं? जो मैंने हिंदी में बोला वो आपने इंग्लिश में बोल दिया, सेम तो बात बोल रहे हैं कि जो पैसे कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? वही जो आपने बोला, स्केड्यूल्ड अंडर दैट आर्टिकल, वही तो होते हैं ना कमर्शियल बैंक। क्यों, नोट्स तो हैं आपके पास, आप ही मेरे को क्रॉस चेक कर रहे हो, देखो। सी मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको कोई इशू है तो आप सर से एक बार बात कर लेना। मैंने लिटरली आई जस्ट स्टार्टेड विद वन लाइन, हाउ डू यू नो दैट मैंने वो इंक्लूड करा ही नहीं करा है? आई जस्ट स्टार्टेड विद वन लाइन, आई जस्ट लिटरली सेड वन लाइन दैट इट, ये ऐसे अमाउंट हैं जो बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है। बेसिक हिंदी में, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, मेरे पास ऐसे भी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। पता नहीं आपके पास नोट्स हैं कुछ, तो आप अभी बोल रहे थे ना। सी मैं वही तो समझा रही हूँ, समझो तो, मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ, उसके आगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी ना कि एनडीटीएल क्या होता है, क्या लाइबिलिटीज का, क्या लिक्विड एसेट्स का, क्या मेंटेन करते हैं। मैंने अभी तो ऑफिशियल एक प्रॉपर डेफिनेशन, मैं तो ये भी बोलने वाली थी कि डेफिनेशन सिर्फ आपके समझने के लिए, इसको आप कभी लिख कर नहीं आओगे बैंक आंसर शीट्स पर। ये ऐसे लेमैन लैंग्वेज में थोड़ी लिख देंगे कि अमाउंट है जो सिर्फ बैंक आपका आरबीआई के साथ मेंटेन कर रहा है। डाउट तो तब आता है ना जब एक टॉपिक खत्म हो गया हो थोड़ा सा, एटलीस्ट 5-7 लाइन तो हमने बोल दी हो। ये होता है क्रॉस चेकिंग होती है, जो मुझे फील हुई, एंड आई सेड दैट। आप मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए बैठे हो यहाँ पर, नोट्स वगैरह लेके? बता दो मेरे को, लिटरली डूइंग दिस इन द क्लास। तो क्या बोला मैंने, सीआरआर क्या होता है? हाँ, और एसएलआर क्या होता है? हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो बैंक्स को अपने साथ ही मेंटेन करना होता है, ठीक है? तो एस सीआरआर होता है जो बैंक आरबीआई के साथ रखेगा, और एसएलआर में जो अपने साथ ही रखेगा, ठीक है? इसकी रेशियोज अलग होती है। सीआरआर 4-5 ऐसे रेशियोज में रहता है, परसेंटेज में, कि इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। और ये क्यों होता है?
कभी भी बाई चांस बैंक फेल कर जाए, है ना, बाई चांस कर सकता है ना, तो ये बैंक आरबीआई इनको यही पैसे देंगे कि आपने जो पैसे रखे हैं ना यही ले लो और इसी को यूज करो थोड़े टाइम के लिए। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखते हैं प्रीलिम्स में कि या मेंस में कि ऐसे आप पैसे जो दे रहे हो, थोड़ा सा फिनिश्ड लैंग्वेज फॉन्ट अच्छे से पॉलिश लैंग्वेज में आंसर लिख कर आते हैं, जो मैं डिक्टेट करने वाली थी तो अब लिख लो। बैंक, हाँ मैं बता दूंगी। है किसका ये? हाँ बहुत। जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है उसके डेफिनेशन समझ आ गई? अभी तो डेफिनेशन मैंने बताया नहीं, इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या होता है सीआरआर। ये बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं कि जब आप किसी आगे चल के किसी प्लानिंग कमीशन में बैठोगे पॉलिसी प्लानिंग में, तो यही सब आप यूज़ करोगे। अगर आप आरबीआई में काम कर रहे हो आपको ये सब करना पड़ेगा, आप ही रेट डिसाइड करोगे, आरबीआई ही डिसाइड कर रहे हैं सब बैठ के, पॉलिसी कमेटी बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वही सब ये कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रिकॉर्ड रिजर्व रेशो है, उसके अंदर दो तरीके की रेशो आती है, सीएलआर आता है और एसएलआर आता है। सीआरआर एक ऐसा पैसा है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है और एसएलआर उसे खुद रखना पड़ता है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये क्यों होता है? सी अगर ये नहीं होगा ना तो बैंक क्या करेगा, सारे पैसे लोन में देता रहेगा, जितने ज़्यादा लोन वो देगा उतना ज़्यादा बेनिफिट उसको होगा, है ना। तो वो सोच सकता है ना कि मैं इनफाइनाइट लोन्स देता रहूँ, लोन देता रहूँगा ये वो, बट ऐसे नहीं कर सकते आप। ये आरबीआई ने बोला, अगर आप ऐसे करोगे तो एक पॉइंट आएगा कि आप फेल हो सकते हो एज अ बैंक। यू हैव टू मेंटेन सर्टेन लिक्विडिटी विद यू, और लिक्विडिटी की बात मैंने आपको बताई है जो होती है। तो सीआरआर की डेफिनेशन लिख लो, प्रपोर्शन ऑफ नेट डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, proportion of net demand and time liability। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है? देखो, बैंक्स के आज कुछ डिपॉजिट्स होते हैं और बैंक भी किसी और बैंक में डिपॉजिट कर रहा होता है, किसी और बैंक को लोन दिया है। तो अगर मैं किसी और बैंक को लोन दे रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। फिर से मैं एसेट और बैलेंस शीट का इसमें एक पार्ट बताती हूँ। जो बैलेंस शीट होता है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज होते हैं, जितने भी डिपॉजिट मेरे पास आ रहे हैं, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, जितने भी डिपॉजिट मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर आप लोग कितने भी डिपॉजिट लेकर आ रहे हो, आपका करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, एफडीज हो, ये सब मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे आपको देना पड़ेगा। इमीडिएट लाइबिलिटी होगी आपका करंट अकाउंट, कभी भी आके आप विड्रॉ करोगे, बिजनेसमैन। और सेविंग अकाउंट, ये लोग कभी भी आके विड्रॉ करते हैं ना। और फिक्स्ड डिपॉजिट थोड़ा सा इमीडिएट नहीं होती, कल भी बताया था, आप विद इन टाइम, जैसे 1 साल की है तो 1 साल बाद उसे पे करते रहोगे, ठीक है। तो एसेट के अंदर आपका आता है करंट अकाउंट, है ना, और सेविंग अकाउंट्स आता है, एफडीज आ जाती हैं, वो थोड़ी लॉन्ग टर्म की हो जाती हैं। और सॉरी, लाइबिलिटीज के अंदर आता है ये बैंक की लाइबिलिटी है। और एसेट क्या है? अगर आप एसबीआई हो और आपने किसी और बैंक को लोन दिया हुआ है तो वो आपके लिए तो एसेट है ना, कि वो आपको वो कभी तो रिटर्न हो गई, है ना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये पैसे मेरे पास वापस आ रहे हैं, सो दैट इज योर एसेट। तो मैं एनडीटीएल की जब बात कर रही हूँ, एनडीटीएल हम क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, बेसिकली मीन्स कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट हैं जो आपको देने हैं, माइनस जितने डिपॉजिट आपके पास आने वाले हैं, मतलब कि जितनी लाइबिलिटी है माइनस जितने एसेट्स है मेरे, तो मेरे पास एक नेट अमाउंट बच गया ना, कि कितना मेरे पास एक मार्जिन बचेगा, वो मेरी लिक्विडिटी है, कि इस पैसे से मुझे अपना काम चलाना है।
क्या काम चलाना है, उसमें से ही मुझे CRR मेंटेन करना है, उसमें से ही मुझे बहुत चीज़ें मेंटेन करनी है, उसमें से इमीडिएट कोई चीज़ होगी उसको भी मैनेज करना है। समझ आया? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। और इसी का उल्टा होता है, उल्टा तो नहीं, मेजर टर्म होता है TDTL, टोटल डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटी। इसमें आप कुछ माइनस नहीं करते, जितना आपका पूरा डिपॉजिट है, जो आपने करा है, जो आपके पास हुआ है, वो TDTL में आ जाता है। लेकिन जो CRR है, ये मैं क्यों आपको समझा रही हूँ, क्योंकि CRR हमेशा NDTL पे कैलकुलेट होता है, नेट निकाल के, कि बैंक के पास पैसे कितने बचे हैं, उसमें से आप CRR निकाल के फिर RBI को रख कर दोगे, ठीक है। लेकिन जो SLR होगा ना, वो आपका टोटल डिमांड पे निकलेगा, ठीक है, ठीक है। लिखो NDTL का, फिर से बता देती हूँ, नहीं समझ आया तो। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मतलब कि जैसे आप एक बैंक को, आपने किसी को डिपॉजिट दिया होगा, आप बैंक को, आपको पता है बैंक्स आपस में भी एक दूसरे को लेंड करते रहते हैं, क्योंकि फाइनली आप RBI के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, यू ट्राई टू लाइक सॉल्व इट बिटवीन द बैंक्स, कि अच्छा इस बैंक को दिक्कत है और मेरे को भी दिक्कत है, हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो इफ आई एम RBI, सॉरी SBI एंड आप PNB हो, आपको अमाउंट की जरूरत है, मैंने आपको लेंड कर दिया। अब मेरे टर्म्स पे बात सुनना, मैंने आपको लेंड करा है, आप कभी तो मुझे वापस करोगे, वो मेरे लिए एसेट हुआ ना, वो आपकी है, वो तो आपका अपना केस है, मेरे लिए एसेट हो गया। और मेरे पास बहुत सारी पब्लिक ने आके भी डिपॉजिट करा है, वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरे सिर पे लाइबल है कि मेरे को आई हैव टू पे देम बैक। तो जो भी मुझे पे करना है वो मेरी लाइबिलिटी है, जहाँ से मुझे पैसे मिलने हैं वो मेरे एसेट है। और नेट का मैंने हमेशा मतलब बताया कि कुछ निकाल के ही आता है, जैसे ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, इसमें से नेट में आने के लिए आप टोटल में से जितने आपके डिपॉजिट्स आपको देने हैं वापस, और जितने आपके एसेट हैं, यहाँ से ऐसे आप नेट निकालते हो, ठीक है। जो CRR है, CRR वो NDTL पे कैलकुलेट होता है, SLR आपका टोटल पे होता है, जितने भी आपके पास। बैंक स्प्रेड तो प्रॉफिट है ना, रेशियो है, मतलब कि आपने कुछ लोन, आप लोन दे रहे हो, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, और डिपॉजिटर्स जो पैसे दे रहे हैं उस पर आप उनको दे रहे हो, तो एक मार्जिन बच रहा है, वो जिससे मैं अपने पैसे चला रही हूँ, जिससे मैं अपनी वर्किंग कर रही हूँ। बैंक्स में सैलरीज दे रही हूँ मैं एम्प्लॉयज़ को, बहुत काम होते हैं, कोई मेंटेनेंस चल रहा है किसी बैंक का, कुछ और चीज़ें हैं, उसी बैंक में से हो सकता है मेरे को किसी और को लोन देना हो, उन्हीं पैसों में से, सॉरी, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी में आपकी सारी लाइबिलिटी आ गई, अभी जैसे आप, मैंने करंट अकाउंट बताया, सेविंग अकाउंट बताया, आपकी लॉन्ग टर्म FDs, शॉर्ट टर्म FDs, ये सब आ गया, सारी तरह की डिपॉजिट आ गई जो आपको मिल रही है। हाँ, इसमें सब आता है, नहीं समझ आया? NDTL थोड़ा सा आया समझ? क्या समझ आया? डिफरेंस निकालते हैं बेसिकली, और बैंक का डिफरेंस निकाल रहे हो आप एक बैंक में, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में। बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है, और बैंक को क्या पे करना पड़ रहा है वापस। और डिपॉजिट में हर तरीके की डिपॉजिट है, FD, टाइम डिपॉजिट, करंट अकाउंट भी एक तरीके का लाइबिलिटी है, सेविंग अकाउंट भी लाइबिलिटी है, ठीक है, ये सब उसमें, वो टोटल ही है, उसमें सब है। इसमें आप किसको माइनस कर रहे हो? हाँ, एसेट को माइनस कर रहे हो ना, मेरे को लगा आपस में डिपॉजिट्स को ही माइनस कर रहे हो, नहीं, जितने आपके पास डिपॉजिट आपको मैं दे रही हूँ, आई एम अ पब्लिक, एंड आप किसी और को लेंड कर रहे हो टू अनदर बैंक, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर यू ना, बिकॉज आपको मिलेगा वापस, दैट इज बेसिकली एसेट फॉर यू। समझ आया? थोड़ा सा क्लियर हुआ? वो आपका SLR में होगा, टोटल में सब आ रहा है, क्या एसेट है क्या डिपॉजिट है, वो तो नॉर्मल जो होता है ना बैंक का, वो नॉर्मल कि हाँ मेरा ये चल रहा है, ये सीन है नॉर्मल कि इतना डिपॉजिट है इतना एसेट है। इसमें आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि जो पैसा बचेगा ना उस डिफरेंस निकालने से, उससे आप RBI में पैसे दोगे, CRR में, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? तो NDTL का फॉर्मूला मैं बता सकती हूँ इफ़ यू वांट। देखो NDTL पता होना चाहिए ना, अब जैसे अब आपसे पूछ ले कि CRR किस में मेंटेन होता है, CRR और SLR का डिफरेंस नहीं पता होता काफ़ी बार हमें, और डिफरेंस पता भी होता तो हमें पता नहीं चलता कि जो हम 4% मेंटेन कर रहे हैं वो TDTL पे कर रहे हैं, NDTL पे कर रहे हैं।
तो एनडीटीएल मैंने बता दिया, नेट निकालते हो, जितना पैसा बच रहा है उसमें से मुझे अब आरबीआई को देना है। उसमें होता है टोटल, टोटल डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटीज। वो टोटल है, हाँ। तो आप एनडीटीएल लिखो, ऑल लाइबिलिटीज माइनस इसको आप सिंपली टोटल लाइबिलिटीज माइनस टोटल एसेट्स भी बोल सकते हो। डेफिनेशन बता देती मैंने सीआरआर की। लिखो, प्रपोर्शन ऑफ नेट डिमांड, पूरी नहीं बताई थी, आई थिंक मैं एनडीटीएल पे रुक गई थी। प्रपोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज that banks have to keep with RBI. Banks have to maintain or keep with RBI. In the form of cash. तभी तो नाम है। No interest paid on cash. Sorry, CRR. CRR अगर एक कमर्शियल बैंक आरबीआई में जमा करके आएगा ना, हम कहीं पे भी पैसे डिपॉजिट करते हैं, हमें उम्मीद होती है कि हमें इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसमें नहीं मिलता उन्हें, आरबीआई थोड़ी देती है, क्योंकि तो रिक्वायरमेंट है ना, बाय चांस बैंक फेल हो जाए उसके लिए ज़रूरी है। Net demand and time liability that banks have to keep with RBI in the form of cash, full stop, no interest paid on CRR. कोई इंटरेस्ट नहीं पेड होता है। जब अभी डिफरेंस बताऊंगी ना इसका और एसएलआर का, उसमें अकाउंट होगा। अब एसएलआर लिख लो, क्योंकि मैंने, अच्छा एसएलआर से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया, फिर से बताती हूँ। मनी को चेंज करने के लिए मनी का क्वांटिटी और अमाउंट, आपके पास क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव तरीके होते हैं। क्वांटिटी में आप अमाउंट को चेंज करते हो, और क्वालिटी जब मैं बताऊंगी तो उसके बारे में। तो क्वांटिटी में सबसे पहले हमने पहला पढ़ा है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, जिसके अंदर हम रिजर्व्स की बात करें। एक ऐसा रिजर्व है जो बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना होता है, और एक ऐसा रिजर्व है जो बैंक्स अपने साथ रखते हैं, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। CRR हमने पढ़ लिया है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। अब बाय चांस जो CRR है, ये रेशो आरबीआई इंक्रीज कर देता है। अगर ये रेशो आरबीआई बढ़ा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी इसको कैसे पढ़ते हैं, एक बारी बीच का पार्ट। सीआरआर बढ़ा दिया, ठीक है, आरबीआई ने। अब इसकी वजह से कमर्शियल बैंक को थोड़ा ज्यादा पैसा मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास। अब जितना ज्यादा वो पैसे मेंटेन करेगी, उतना कम वो लोन को दे पाएगी। समझ आया? जितने ज्यादा उसे मेंटेन करना है, उतने कम उसे देने पड़ेंगे लोन, और जितना कम लोन जाएगा उतना कम मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में। और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। if you want to reduce the supply of money in the economy, you have to use these things, these rates. बहुत सारे rates होते हैं, वो decide करते हैं CRR को चेंज करें, ओपन मार्केट ऑपरेशन करें, बैंक रेट्स को चेंज करें, रेपो रेट चेंज कर दें, है ना, ये सब वो डिसाइड करते हैं। बट इसी में आता है, हाँ, ये सारे पैसे चेंज करें ना, कि अगर बाई चांस 4% कर दें, तो मत उसमें तो बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटीज़ का, तो वो तो अलग होगा। बट उससे भी क्वांटिटी ही चेंज हो रही है, क्योंकि अगर मैं बाय करूंगी सिक्योरिटी, ये देखो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आएगा ये पार्ट है। तो सीआरआर पे रहते हैं, सीआरआर जैसे ही बढ़ा दिया तो आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया। इसके सीआरआर बढ़ाने की वजह से कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन मोर मनी विद आरबीआई। लिख लो, कमर्शियल banks need to maintain more money
with RBI, due to which they will lend less. हम्म हम्म हाँ, तो बात यही होगी ना, बात एक इनडायरेक्टली यही है। इसका क्या मतलब है बताती हूँ। जो इसने बोला है, इसने बोला कि जैसे मैंने सपोज CRR अभी 4% चल रहा है, RBI ने ऐसे कर दिया 6%, ठीक है। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं, उसके पास कम पैसा बचा, तो बहुत स्मार्टली कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि आप पहले मुझे 4% दे रहे थे ना, आप 8% दोगे। तो इस तरह से वो अपने पैसे को मैनेज कर लेता है, समझ आए, क्योंकि कोई भी बैंक लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट हमें पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा इनडायरेक्टली, ऐसे ही वो चेंज कर रहा है, मनी सप्लाई कम ऐसे ही कर रहा है। तो कोई भी इंसान जो देखेगा प्रैक्टिकली मार्केट में जाके कि पहले इंटरेस्ट मुझे सिर्फ 10% देना पड़ रहा है, अब मैं 20% पे इंटरेस्ट तो नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी लोन ऐसे अमाउंट पे नहीं लेगा, तो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई कम हो ही जाती है। ऐसे ही काम करता है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देते हैं टू द बोरोअर्स। समझ आ गया CRR। अब अच्छा, ड्यू टू विच दे विल लेंड लेस, reduced money supply in the economy, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, पैसों का कमी हो रही है। और इसी का अगर रिवर्स लेके चले, ये आपका है केस 1, if CRR increases then what happens, there will be a contractionary monetary policy, if CRR increases contraction होगा मनी में। आपको समझ आया? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत गर्मी लगती है, मैं 5 मिनट बात कर दूंगी। अब है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी एमपीज मॉनेटरी पॉलिसी। इसका क्या केस बनेगा, CRR में क्या करूंगी, IM and RBI, I'll reduce CRR, what will happen, commercial banks will be able to give more loans, they will give more loans, people will take more loans, there will be more supply in the, and hence it will be an expansionary monetary policy. Simple, very simple, okay. CRR reduces, commercial bank lends more money। अब ये more money ऐसे थोड़ी करते हैं, बुला बुला के देते हैं, नहीं, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। पहले 10% था, आप सीधा 4 कर दिया, तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि लेट्स टेक अ लोन, लेट्स बाय अ हाउस ऑन अ लोन, ऐसे करके, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर रिड्यूस्ड। कमर्शियल बैंक लेंड्स मोर, when commercial banks are lending more money supply in the economy, hence it will be a contraction expansionary monetary policy। ठीक है, एक्सपेंशन हो गया ना पैसों का इकोनॉमी में, राइट। स्पेलिंग समझ आ रही है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत आ रही है स्पेलिंग समझ। अब नेक्स्ट केस पढ़ेंगे हम SLR का। ये आपका हो गया पूरा CRR। हाँ, ये बस एक चेन बताया है, क्योंकि आप ना रट तो लोग है कि CRR बढ़ रहा है, इससे ये हो रहा है, सीधा एक रीजन भी माइंड में होना चाहिए ना। इन केस कोई क्वेश्चन अलग आ गया जिसमें आपको ऐसा माइंड मैप बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप, कि पहले आपने जैसे CRR को कम करा, कौन कर रहा है, RBI कर रहा है, उसके बाद तुरंत कमर्शियल बैंक ने मोर लेंड करा, जैसे मोर लेंडिंग हुई, ज्यादा पैसे हो गए इकोनॉमी में, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। अब इसी के तरह SLR होगा, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो। नहीं नहीं, अब देखो एक्सपेंशन की वजह से इन्फ्लेशन होगा, जब पैसे बढ़ रहे हैं, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास बहुत पैसे हैं,
लोग अब मार्केट में जाके चीज़ें बहुत मांगेंगे, जब डिमांड बढ़ जाती है तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था प्राइजेस ऑटोमेटिकली, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, अब बी पार्ट है आपका एसएलआर, इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, और ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन बोल दूं? नहीं बोलूं? अच्छा, बोल दूं? ये लिख लिया ना पूरा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मीन्स proportion of total demand and time liabilities that, वही है TDTL जो मैंने आपको बताया था, that a bank has to maintain with itself. और इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है, और ये थोड़ा ज़्यादा रेशियो में होता है, काफ़ी टाइम से 18% पर है। इतना आपको मेंटेन करना है टोटल का, टोटल आपके पास जितना पैसा है, जितनी आपने लाइबिलिटीज़ वगैरह जो भी है, कितना पैसा है उतने का आपको 18% मेंटेन करना है। इसकी फंक्शनिंग सेम है, इसकी डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एसएलआर अगर बढ़ गया तो क्या होता है, एसएलआर अगर कम हो गया तो क्या होता है। अगर एसएलआर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ 18 नहीं, अब बैंक को अपने साथ 30% रखना है। मनी सप्लाई, थोड़ा सा आंसर दो, पूरी फंक्शनिंग खुद ही बताओ। अगर मनी सप्लाई सॉरी एसएलआर बढ़ गया तो 4.5 होगा। क्या? एसएलआर, हाँ। सो इसकी फंक्शनिंग सेम है। क्या फंक्शनिंग है? अगर आपका कंट्रैक्शन पे चलाना है, सपोज मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे पैसे कम करने पड़ेंगे ना इकोनॉमी में। अगर मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ, इसका ये कर क्यों रहे हैं हम? बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को टैकल ऐसे ही करते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है मतलब, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है मतलब लोगों के पास बहुत पैसे हैं हाथों में, तो उनसे कम लेन करने पड़ेंगे पैसे। अब ऐसे तो नहीं करेगा ना गवर्नमेंट, एक एक घर जाएगा आरबीआई पैसे मांगेगा वापस दो, नहीं। गवर्नमेंट ऐसे टूल्स यूज़ करता है। गवर्नमेंट क्या करेगा, एसएलआर बढ़ा देगा कि सारे कमर्शियल बैंक को थोड़ी ज़्यादा रेशियो अपने साथ मेंटेन करनी है। जैसे वो ज़्यादा पैसे अपने साथ मेंटेन करेंगे, फिर से वो लोन कम देंगे। लोन कम देंगे का मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे लोन का। तो बस ये हो गया, जैसे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा लोग स्टिल सी, जितना ज़्यादा पैसे होंगे उसका 18% भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। रेशियो ऐसे तो काम करती है ना, अगर आपके पास 1 करोड़ है उसका 18% और 20 करोड़ है उसका 18%, जितना ज़्यादा पैसा उतना परसेंट तो सेम ही चल रहा है ना, ऐसे ही काम करेगा ये। ठीक है, क्या हुआ? तो बैंक स्प्रेड आपने पूछा था ना, तो बैंक की प्रॉफिट को ही बोलते हैं बेसिकली। बैंक स्प्रेड एक ऐसा टर्म है, इसका ये मतलब होता है अगर आप इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कौन दे रहे हैं? बोरोवर्स दे रहे हैं, और आप इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो? डिपॉजिटर्स को। अगर मैंने किसी, मैं एक बैंक हूँ, मैंने किसी को लोन दिया है 8% पे, ठीक है, और मैं, आप सब एफडीज या नॉर्मल डिपॉजिट्स करते हो, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? कभी पढ़ा है आपने कि इतना इंटरेस्ट इस एफडी पर मिल रहा है? 5%, 4%, है ना, मैक्स टू मैक्स 6%। 5, सपोज आपको किसी भी डिपॉजिट पे 5% मिल रहा है, 6 कर लो, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया? क्या हुआ? इसको आप बोल रहे हो बैंक स्प्रेड, कि कितना आप लोन दे रहे हो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है और कितना आपको देना पड़ रहा है ऑन डिपॉजिट्स, एंड देयर डिफरेंस इज बैंक स्प्रेड। दैट इज बेसिकली द बैंक्स प्रॉफिट। ठीक है, और बैंक रन क्या होता है? बैंक स्प्रेड तो हो गया, बैंक रन। बैंक रन एक ऐसे सिनारियो होता है जहाँ पे बैंक के ऑलमोस्ट फंक्शन फेल हो चुके हैं, वो वर्किंग कैपेसिटी में ही नहीं रह रहा है, और वर्किंग कैपेसिटी में नहीं रहता है, तब आती है आरबीआई रोल प्ले करने, जो मैंने आपको कल बताया था पूरा कैसे संभालती है उसको, वो सब। ठीक है, एनडीटीएल मैंने आपको बता दिया है, और क्या रह गया है?
SLR हो गया है, बैंक रन लिखवा दूं? When no money is left with bank, when no money is left with bank, bank run. When no money is left with bank and depositors demand their money. आपके पास पैसे नहीं बचा और बाहर आ गए depositors, मेरे पैसे दो वापस. When no money is left with bank and depositors demand their money, then RBI provides some guidelines. RBI provides some guidelines to tackle this situation. RBI provides some guideline to tackle this situation. समझ आया? To tackle this situation. SLR मैंने आपको बता दिए. अब अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR, सो हाउ विल यू स्टार्ट? पहली बात तो रेशियो में अलग है, वो 4 4.5 होगा, ये 18% पे चल रहा है. सेकंड डिफरेंस, वो NDTL पे कैलकुलेट होता है, ये TDDL पे होता है. थर्ड डिफरेंस, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनको इंटरेस्ट मिल सकता है. कैसे मिल सकता है? मेरे पास पैसे पड़े हैं, उस पैसे को मैं किसी को दे रही हूँ, या कुछ भी हो रहा है, या आपके मनी की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उस पैसों पर. क्या मैंने बोला है? पहला चीज, CRR क्या करेगी? आपको समझ आ रहा है ना? हाँ, रेशियोज तो डिफरेंस है. सेकंड है वो NDTL पे है, वो TDTL पे है. थर्ड है आपका इंटरेस्ट उस पर मिलता है SLR पे और उस पर नहीं मिलता. ये 3 मेजर पॉइंट्स आप याद रखें. वैल्यू बढ़ती है ना पैसों की, तो इन शॉर्ट आपके पैसे की वैल्यू इंक्रीज होके आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है. या अगर बाय चांस किसी भी सर्कमस्टांस से आप उसको लेंड कर रहे हो और उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, जिस जो हम कर नहीं सकते. और RBI कंट्रोल मार्केट थ्रू CRR और SLR. मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंशनरी और मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी. हाँ, कैश एसेट तो लिखवाना आपको डिफरेंस, ये बता दो पूरा. हाँ, बस अब सेम ही है पूरा, फंक्शनिंग पूरी सेम है, बट जिसको चाहिए वो लिख ले. बैंक कर सकता है. MP इज मॉनेटरी पॉलिसी. कंट्रैक्शन कब होगा? आप ही बताओ मेरे को. जब SLR की रेशियो बढ़ा दी, इसकी वजह से अब क्या होगा? कमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे. मोर मनी विद इट सेल्फ. और जैसे ही वो अपने साथ मोर मनी रखेगा, उसकी वजह से दे कैन लेंड लेस. अब ये लेंड लेस का मतलब आपको पता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे. और जैसे ही लेंड करेंगे लेस मनी, इसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? और जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी, इसका मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमी में कंट्रैक्शन हो गया. और इसका अपोजिट केस भी बना ही लो फिर आप. अगर मैं आपसे ऐसे लिख लिया, अच्छा पहले लिख लो 2 मिनट.
एक्सपेंशनरी लिख रहे हो ना, लिख लिया? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, सीआरआर को इम्पैक्ट करना या एसएलआर को इम्पैक्ट करना, तो क्या करोगे? अगर इन्फ्लेशन है तो सीआरआर को क्या कर सकते हैं हम? बढ़ा सकते हैं। और अगर ये नहीं करना, एसएलआर पे इम्पैक्ट करना, तो उसे भी क्या करेंगे? और इसका उल्टा होगा, अगर आपकी इकोनॉमी में बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप इन दोनों को रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो फर्स्ट खत्म हो गया क्वांटिटेटिव, अब सेकंड पढ़ेंगे। लिख लो। दोनों ही हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एसएलआर, क्योंकि एसएलआर का ऑलरेडी रेशियो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बाई चांस आरबीआई डिसाइड्स कि 4% से सीधा 10% कर देगा तो वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दूसरा तरीका है जिससे आप अमाउंट को इम्पैक्ट करोगे। ओपन मार्केट, OMO बोलते हैं इसे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब नाम से समझ आ रहा है थोड़ा सा मार्केट में चीज़ है। जब भी मार्केट में आ जाता ना तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज हो रही होती है चीज़ें। कैसे? यहाँ पे दो लोग काम करेंगे, एक आरबीआई और एक गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे होगा ये काम? एक सिक्योरिटी की डीलिंग होगी। अगर मैं इसे बताऊं, अगर आप किसी सिक्योरिटी को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलेंगे। अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम नहीं, इसमें एग्जांपल नहीं, वो रेपो रेट में बताऊंगी। अगर आप, सिक्योरिटी क्या हो सकती है? अगर एक कमर्शियल बैंक है उसके पास कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, उसका बॉन्ड। आप अगर आरबीआई हो, आप वो सिक्योरिटी उससे खरीद रहे हो, तो उस सिक्योरिटी के बदले आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वही तो आप लेंड कर रहे हो। क्योंकि जब वो वापस करेगा तो उस पर आपको वो पैसे प्लस इंटरेस्ट रेट वापस करेगा। समझ आया? ये कल मैंने ये कल मैंने आपको बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये का देकर बताया था ना, कि अगर कोई बैंक 100 रुपीज़, लाइक 100 रुपीज़ की नीड है मुझे, तो मैं एक बॉन्ड इशू करूंगी। मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं गई आरबीआई के पास, मैंने बोला ये बॉन्ड मेरे से ले लो, मुझे इसके रिटर्न में 100 रुपीज़ दे दो। तो वो गवर्नमेंट, आरबीआई बोलेगा ठीक है, ये तो ठीक है, आई विल गिव यू 100, बट देर विल बी सम इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट बॉन्ड। सो इसके बाद मैं इसके बाद 125 रुपीज़ देती हूँ, जब 25 रुपये आपका कूपन वैल्यू में जाता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे उल्टा मतलब अलग है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। अब ये कैसे इस मार्केट में काम करता है मैं बताती हूँ। बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन बाय कर रहा है और कौन सेल कर रहा है? आरबीआई ही कर रहा है। किसकी? गवर्नमेंट की। कौन बायर है और कौन सेलर है? आरबीआई ही है। इफ आरबीआई इज बाइंग सम सिक्योरिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे ही मैंने कोई सिक्योरिटी ली गवर्नमेंट से, मुझे उसके बदले क्या देना पड़ेगा? जैसे ही गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, वो ज्यादा पैसे इकोनॉमी में लगाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे काम करेगा। वेन एवर आई बाय सम सिक्योरिटी, आई हैव टू गिव सम मनी बैक टू द गवर्नमेंट, एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। एंड सिमिलरली इफ आई सेल द सिक्योरिटी, मैं आरबीआई, मैंने बोला मेरी सिक्योरिटी तुम ले लो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो। तो मैंने उनके पास से सारी पैसे ले लिए गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत कम है, जिस जैसे उनके पास कम पैसे होंगे, वो कम लेंड करेगा, या लेंड नहीं, कम एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा ही नहीं कर पाएगा ना। तो जब वो खर्चा नहीं कर पा रहा, तो आपकी इकोनॉमी में पैसे नहीं आ रहे, और जब पैसे नहीं आ रहे मतलब कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। समझ आया? इन शॉर्ट, सिंपल सा। तो बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई कर रहा है, उससे क्या होगा? स्टेप बोलो। वेन एवर आरबीआई बाय द सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, and whenever like it will sell the security to the government। ठीक है, तो अब इसे लिख लो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ
गवर्नमेंट बॉन्ड्स by RBI, buying and selling of government bonds by RBI in the market. To control money supply. समझ आ गया? अब इसमें पढ़ लेते हैं ये कैसे इम्पैक्ट करेगा. नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट और आरबीआई की डीलिंग है. ठीक है. अब गवर्नमेंट से लेके आरबीआई ने अपने पास रख लिया. वो बॉन्ड उसको वापस तब तक नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट उसको पैसे नहीं ला के देगी. सबके साथ चलता है, गवर्नमेंट पब्लिक के साथ भी कर सकती है, बट इसको आप ये स्पेसिफिकली आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन है. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन एन मार्केट. ठीक है. तो अब इसके इम्पैक्ट लिख लेते हैं. अगर इफ आरबीआई बाइज द सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी पता है ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह की बात हो रही है. फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउ विल इट इम्पैक्ट द इकोनॉमी? क्या होगा? स्टेप वाइज बोलना. सबसे पहले मैंने बाय कर लिया. अब दूसरा काम, जैसे मैंने बाय करा, गवर्नमेंट के पास क्या होगा? यस yes, मैंने जैसे, समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? आया समझ? इफ आई बॉट अ सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई हैव टू पे सम रुपीज टू द गवर्नमेंट. नाउ गवर्नमेंट हैज मोर मनी इन हैंड टू डू मोर एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. जैसे ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो भी कर रही है वो बढ़ेगा, मनी सप्लाई ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, और इस प्रोसेस को आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलोगे. तो जब भी मैं आपसे पूछूं या कहीं पे भी आप पढ़ो कि बाइंग ऑफ बॉन्ड्स बाय आरबीआई ऑफ द गवर्नमेंट विल लीड टू व्हाट? एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन. ये याद होना चाहिए. कहाँ पे? लीडिंग टू इंक्रीज्ड, और ये अगर ऐसा हो तो मतलब डिक्रीज्ड. लिख लिया? अब इसी का सेकंड लिख लो. इफ द आरबीआई या इफ आरबीआई, लिख लो, ऐसे लिख दो, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सीधा लिख दो कॉन्ट्रैक्शनरी. और ये मेथड 1997 के आसपास से आया है. ठीक है, उससे पहले नहीं हुआ अगर. इसे आप कभी पढ़ोगे 1997 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं बैंकिंग टर्म्स में और हिस्ट्री में. मैंने जब से स्टार्ट करा, मैंने 1997 कितनी बार बोला हुआ है? बहुत सारे हैं. हो गया? अब नेक्स्ट देख लो, बैंक रेट. ये सारे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर बढ़ाना है पैसा उसमें भी करेंगे हेल्प, कि पैसे बहुत ही कम हो गए हैं, डिफ्लेशन हो गया, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, इन्हें कम कर दो तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. नेक्स्ट है बैंक रेट. द रेट एट विच
RBI, the rate at which RBI gives loan to commercial bank, the rate at which RBI gives loan to commercial bank for a long term with a collateral. Sorry, without a collateral. For long term without a collateral. जो शॉर्ट टर्म होता है ना उसमें कोलैटरल की जरूरत होती है, कुछ तो एक सिक्योरिटी चाहिए होगी। लॉन्ग टर्म में तो हम मानते हैं कि मिल जाएगा क्योंकि उनके पास इनफ टाइम है टू पे बैक। सो ये भी एक ऐसा रेट है, देखो बहुत सारे सिमिलर ही हैं, इनके सारे सिमिलर फंक्शंस होंगे कि ये इसको बढ़ा दो सेम आएगा भी, बट मतलब अलग है। इसमें आरबीआई पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, समझ आया कि कोलैटरल जैसे आपको लोन लेना है, आप अज्यूम करो आप एक कंज्यूमर हो और मैं बैंक हूँ, मेरे पास आए हो, आपको लोन लेना है। सारे बैंक क्या बोलेंगे, आपको कुछ तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, या तो फिर आप अपना गाड़ी है आपके पास, है नहीं है, कुछ भी जो आप ओन कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर द टर्म शॉर्ट टाइम। और वो आप डिपॉजिट नहीं करके आते, वो आप उसका पेपर रख देते हो, फिर आप जब पूरा लोन पे कर देते हो आपको वापस मिल जाता है कोलैटरल। हाँ, जिसके बदले आपको थोड़ी सी आप पे ट्रस्ट के लिए है ये बेसिकली, कि बैंक ट्रस्ट तो कर पाए आप पे लोन देने के लिए। तो इसका भी लिख लो, इंक्रीज इन बैंक रेट करके क्या होगा, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। महंगा लोन मिलेगा कमर्शियल बैंक को, जैसे ही महंगा लोन मिलेगा वो आगे जाके पब्लिक के लिए लेंडिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, है ना। लेंडिंग इंटरेस्ट रेट जो बोरोवर्स देते हैं ना वो बढ़ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा अलग अलग तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग चीज़ है। हो गया। हो गया। नेक्स्ट देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या किसी का नहीं हुआ ये? नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या नहीं समझ आया? इसके अंदर आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसके अंदर आता है, ठीक है। ये पहले नहीं हुआ करता था, 1991 से बहुत चीज़ें स्टार्ट हुई। ये बेसिकली लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए लाया गया है। लिक्विडिटी पता है, पैसे, पैसे कितने अवेलेबल हैं इकोनॉमी में बैंक के पास, इसको मेंटेन करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई थी। इसके अंदर दो रेट होते हैं, एक रेपो रेट, उसके भी कुछ साल बाद रिवर्स रेपो रेट आया था, पहले रेपो रेट आया था। तो उन्होंने देखा, देखो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म पे देखी जाती है कि पैसे कितने हैं, डे टू डे पैसे हैं बैंक के पास कि नहीं है, मेंटेन करने के लिए डिफरेंट चीज़ें। तो ये उसी को टारगेट करेगा, क्योंकि हमने 1990 में ये भी नोट करा था कि बैंक्स फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। इसीलिए हम 1991 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक चीज़ लाए थे, उसके अंदर हमने बोला कि रेपो रेट लाओ। रेपो रेट क्या होता है, हमने हमने इस हायर अथॉरिटीज़ एंड आरबीआई वगैरह दे नोटिस क्या कि बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म को मैनेज कर रहा है, बिना कोलैटरल के भी लोन दे रहा है, बट अगर बाई चांस किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लोन की ज़रूरत है बहुत इमीडिएटली, तो वो कैसे मिलेगा, वो रेपो रेट से मिलेगा। रेपो रेट शॉर्ट टर्म डीलिंग पे करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक को बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट विद अ कोलैटरल। आप जब शॉर्ट टर्म में दे रहे हो तो आपको एक सिक्योरिटी तो चाहिए ना कि
ये भाग ना जाए, बैंक पूरा ही बंद हो गया तो एटलीस्ट कुछ तो डिपॉजिट रहे हमारे पास इस बैंक का। तो लिख लो, समझ आ गया मतलब। रेपो रेट रेट एट विच, ये आपको वापस ज़रूर करना होता है। और इसमें जो कोलैटरल वगैरह है ना, ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसमें बैंक सिक्योरिटीज़ खरीदता है सीधा। अभी मैं वो समझाती हूँ कैसे। रेपो रेट को रीपर्चेज ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, फुल फॉर्म ही है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। समझ आ रहा है? रीपर्चेज करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है ये, चॉइस नहीं है आपकी, ऑब्लिगेशन, आपको रीपर्चेज करना ही पड़ेगा। क्या? सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज में डील करेगी मार्केट, ये रेट। पॉलिसी रेट भी बोलते हैं इसको। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था 1991 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंडर आता है रेपो रेट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट्स द बॉन्ड, आरबीआई डिस्काउंट करता है बॉन्ड्स को, आरबीआई डिस्काउंट्स द बॉन्ड। देखिए, आरबीआई डिस्काउंट द बॉन्ड्स सोल्ड बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई sold by commercial bank to RBI with a repurchase obligation। फिर से बोलती हूँ, अब ये पूरा समझाऊंगी जो टर्म्स है ना इसमें। हाँ, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। अब ये रीपर्चेज ऑब्लिगेशन क्या है? एक बॉन्ड है जिसका प्राइस 100 है, ठीक है? नहीं, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपके कमर्शियल बैंक के पास है, लेकिन कमर्शियल बैंक को, अच्छा ये जो रेपो रेट है ना, ये 1 डे के लिए भी चल सकता है, उससे लंबे टर्म्स के लिए भी चल सकता है। तो ये भी लिख लेना, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन आफ्टर 1 डे, 14 days/28 days और 1 year, 3 year। शॉर्ट टर्म की भी फैसिलिटी दे रहा है बैंक रेट में, तो सीधा 28 days और 1 year, 1, 14, 28, 1 साल, 3 साल भी हो सकता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि 1 डे की भी फैसिलिटी दे रहा है, बैंक रेट में फैसिलिटी नहीं है, यही डिफरेंस है। एमपीसी हर 2 महीने बाद रिपोर्ट रिलीज करती है, और वो आप सोचो, अगर हर 2 महीने बाद रिपोर्ट कर रहे हो तो 1 साल में कितनी रिपोर्ट आ रही है? 6 रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसमें यही करते हैं, ये चेक करते हैं क्या। और वो जो आप बोल रहे हो हर क्वार्टर वो आता है, रेट्स आते हैं ना, कि इस क्वार्टर में भी रेपो रेट सेम रखा गया है, इस क्वार्टर में भी SLR CRR रेट्स ऐसे रखे गए हैं। वो अभी जो, अगर आप सारा पढ़ोगे सर्वेज वगैरह, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग, या अगर आप यूट्यूब पे सुनो या कुछ भी आप फॉलो करो, तो आप ये सुनोगे कि जो पहले की गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस या जो गवर्नर था आरबीआई का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था रिगार्डिंग द पॉलिसीज। आप देख रहे हो कितने चेंजेस आ रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट, मैं लाइक, आई एम नॉट सपोर्टिंग और डिफेंडिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जस्ट एक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट है कि अब वाली जो है, इट्स लाइक मोर फेवरिज्म सॉर्ट ऑफ, कि कर रहे हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है ना। सब आसपास कनेक्टिव लोग ही बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी पॉलिसीज में कभी कभी फेवरिंग वाली पॉलिसीज आ जाती हैं कि ये काम नहीं कर रहा, उसको ठीक नहीं करेंगे, एक और चीज़ ले आएंगे कि रिवर्स रेपो रेट काम नहीं कर रहा, छोड़ो SDR ले आओ, ये कर लो, ऐसे कर रहे हैं वो सब। वो मैं बता दूंगी, ये लिख लिया ना। अब मैंने जो आपको लिखा है, डिस्काउंट करते हैं रेशो सिक्योरिटीज़ को विद अ रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, इस लाइन का क्या मतलब है
डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है? ये जो ये रीपर्चेज तो करना ही है आपको, आपने लोन लिया, आपको उसे वापस देना है बॉन्ड के टर्म्स पे। कैसे? अगर कमर्शियल बैंक को 100 रुपीज़ की नीड है, ठीक है, कमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास, उसने बोला मुझे 100 रुपीज़ दे दो, तो आरबीआई ने बोला ठीक है हम दे देंगे, बट आपको ये वापस करना पड़ेगा। वापस करने पड़ेगा इज रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, यही मतलब है इसका, जो हमने काफ़ी टाइम से सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं। समझ आया? और फिर बाद में क्या होता है? बाद में वो फिर से लेके जाता है, पैसे लेके जाता है बैंक, पैसे दे देता है, वो बॉन्ड वापस ले लेता है, आरबीआई से बॉन्ड दे देता है। समझ आ गया? तो अगर रेपो रेट बढ़ गया, शॉर्ट टर्म वाला भी बढ़ गया, तो क्या होगा इकोनॉमी में? अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया, इफ द रेपो रेट इज इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? एंड इट विल बी अ, हाँ, कि अब रेपो रेट बढ़ गया है तो एक बैंक सोचेगा ना 4 बारी कुछ लेने से पहले, तो फिर वो नहीं लेगा, तो फिर से वो लोन हायर इंटरेस्ट रेट पे लेंड करेगा। इन शॉर्ट हम फिर पब्लिकली लोन लेंगे, मनी सप्लाई पूरी कम हो जाएगी। सेम वही है, आरआर बढ़ेगा तो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, आरआर बढ़ेगा तो कंट्रैक्शनरी, आरआर का कम साइन लगा के एक्सपेंशनरी लिख देना। दोबारा बता दो पूरा। देखो अभी तक हमने इससे पहले बैंक रेट पढ़ा था ना, उसमें था कि लॉन्ग टर्म है, रेट बढ़ा दिया, अब आपको 5 साल का लोन लेना है कमर्शियल बैंक को फ्रॉम आरबीआई, तो 5 से 10 कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया। सिमिलरली फिर लेकिन 1991 में बैंक ने और कमिटीज़ ने सोचा कि ज़रूरी थोड़ी कि लॉन्ग टर्म लोन ही हो, कभी कभी तो शॉर्ट टर्म लोन्स भी चाहिए होता है, उसके लिए भी एक फैसिलिटी निकालो। फिर आया रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कमर्शियल बैंक को एक दिन के लिए भी लोन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन किसमें? एक रीपर्चेज ऑब्लिगेशन लग रही है, एंड दे आर डीलिंग विद सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, मतलब कि मुझे लोन लेने जाना है, मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना, मैं लेके जाऊंगा, बैंक है जो कमर्शियल बैंक, वो अपना बॉन्ड का पेपर लेके जाएगा, उसने दिया, जितने पैसे चाहिए उसके बदले वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब मेरे को मेरा लोन वगैरह सब हो गया, ये जो रेट है रेपो रेट, वो 100 रुपये पे लग जाएगा, सपोज कितना है, 20 रुपये लग गए, वो रेपो रेट 20 रुपये और लगा दिए, तो 120 रुपये में वापस करूंगी और अपना बॉन्ड का पेपर मैं वापस ले लूंगी, ये होगा। और ये एक दिन भी हो सकता है, 28 दिन बाद भी मैं वापस कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा भी, लेकिन मिनिमम इज़ 1 डे। आई मतलब हमने सोचा था एक टाइम पे कि एक दिन के लिए भी हमें लोन मिल सकता है, हम इज़ कमर्शियल बैंक। हाँ, वो एक ही है। हाँ हाँ, कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं लेके बैठ गई हूँ कि मेरे को वापस ही नहीं करना, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने जो लोन लिया है ना उसके बदले पहले तो लोन वापस करो और अपने बॉन्ड का पेपर लो, ये करना ही पड़ेगा, ये तो सीरियस एक्शंस उस बैंक के अगेंस्ट ले सकते हैं अगर वो फुलफिल ना करे, ठीक है। अब अगर मैंने फैसिलिटी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी सॉरी कंट्रैक्शनरी लिख लिया, क्या होता है इसमें, क्या होगा अब? तो कोई भी बैंक कितनी भी बार लोन ले लेगा, फिर तो रोज पहुंच जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। अब ये फैसिलिटी जो मिली हुई है, कोई भी बैंक जाएगा वो बोलेगा अब मुझे फिर से लोन दो, एवरी थर्ड डे जा सकते हैं, क्योंकि नीड्स एंड मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं कर सकते। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आई है, वो रिस्ट्रिक्शन ये कि आप सिर्फ 2% ऑफ एनडीटीएल तक ही लोन ले सकते हो, जितना भी आपका नेट डिमांड वो लाइबिलिटीज़ वाला मैंने आपको बताया था, उसका 2% तक ही आप लोन अवेल कर सकते हो। अगर आपने उसका ऊपर कर लिया तो आप नहीं ले सकते लोन, और जब तक वो पूरा नहीं करोगे दूसरा लोन आपको नहीं मिलने वाला, ये। और ये क्यों करें? फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो ऐसे मानिए आप सोचो ना, ले लेके बैंक सकते रहेंगे, कमर्शियल बैंक को जैसे ही पता चला कि उसके पास बहुत डिपॉजिटर्स पैसे मांगने आ रहे हैं, मैं फटाफट आरबीआई गई, मैंने रेपो रेट पे पैसे ले लिया, एक दिन पे मिल रहा है मेरे को, कोई मेरे को ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक दिन पे लिया, मैंने उसी पैसों को यूज़ करके डिपॉजिटर्स को दे दिया, तो कितना बेनिफिट है ये। मैं तो फिर चली जाऊंगी 6 दिन बाद कि फिर से एक्सट्रीम बोरोवर्स आ रहे हैं, डिपॉजिटर्स आ रहे हैं, दे वांट देयर मनी बैक, फिर से मैं लोन ले रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए लिख लो बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गिव बॉन्ड्स
banks are not allowed to give bonds more than 2% ऑफ NDTL। जो भी वो नेट निकालेंगे ना उसका 2% निकालेंगे। सपोज मैंने 2% निकाला, 2 लाख आया, इतने तक का ही मैं बार बार जाकर, अगर मैंने सपोज एक बार ही जाके 10,000 का ले लिया, अभी भी मेरी लिमिट बची है, वो मैं जब तक पूरा नहीं करूंगी मैं ले सकती, बट जैसे ही वो पूरी हो जाएगी मैं दोबारा अवेल नहीं कर सकती लोन। ठीक है, दिख लिया? हम्म। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उनकी लिमिट अभी पूरी नहीं हुई है ना। उनके पास लिमिट कितनी है अभी तक? 2% की। जितनी भी उनकी नेट होगा उसका 2% निकलेगा, उतना वो लोन ले सकते हैं, बॉन्ड्स में डील कर सकते हैं। अब बाय चांस ये 2% तो फिक्स्ड है, किसी दिन गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने डिसाइड करा कि इस 2% को करके 3 कर देते तो क्या होगा? तो वो उसको क्या बोलेंगे? तो हाँ, तो इसको भी एक पार्ट बोल सकते हैं ना, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी ये भी तो है, कि बाय चांस वो बोल दें कि ये लिमिट को इंक्रीज कर दें। लिमिट कौन सी? एनडीटीएल की लिमिट बढ़ा दी, ये रेपो रेट का सब पार्ट है, बट उसको भी बढ़ा देंगे तो ये भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी पूरी इंडिया को। कैसे? कि अगर उसने सोचा कि एनडीटीएल अभी तो 2% है, बाय चांस मैंने इसको 3% कर दिया, ये भी आपका एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी वाला काम ही करेगा। अगर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? फिर इट इज बेसिकली एक्सपेंशनरी। तो लिख लो, अगर बाई चांस से इंक्रीज कर दिया तो आप देख रहे हो रेपो रेट के अंडर आ रही है चीज, लेकिन इसमें भी चेंज आएगा तो ये भी ओवरऑल बहुत इंपैक्ट करेगा। अब मैं 2 से बाई चांस 1% पे आ गई। हम्म। हाँ हाँ, ये आरबीआई कर सकता है। मैंने कल बताया था, बॉन्ड्स सिक्योरिटीज ही होती हैं नॉर्मली। हाँ हाँ, बैक बाय तो जैसे, बैक बाय तो रिजर्व्स होते हैं, कि किसी भी चीज़ को आप खरीद रहे हो उसको आपको बैक करना पड़ रहा है, बैक करना पड़ रहा है कि इन केस वो फेल हो गया तो आपकी पूरी तो कंट्री डूब जाएगी ना, बट आपने उसके बैक करके ऑलरेडी कुछ गोल्ड रिजर्व्स रखे हुए हैं। हमारी करेंसी भी किसी चीज़ से बैक हो रही है। पहले जब हम गोल्ड सिस्टम यूज़ करते थे तो उसमें गोल्ड से ही बैक हो रहा था, तो उसमें तो बहुत एक्सट्रीम हो गया था कि गोल्ड चल भी रहा है, गोल्ड रखने भी हैं। अभी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गोल्ड वगैरह से, फॉरेन की करेंसी से बैक होता है। बैक होता है क्या मतलब? सडन फ्लक्चुएशंस आ गई, इस मार्केट को कैसे संभालोगे, ये जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स आपने रखे हैं। लेकिन बॉन्ड्स का मैंने जो डेफिनेशन निकाली थी, पढ़ो बॉन्ड्स की। बस वो लिखा होता है। सी बहुत चीज़ें तो गवर्नमेंट के स्टैंप से ही काम चल रही है, तो फिर आगे लीगल एक्शंस होंगे उसके अगेंस्ट। हाँ एग्जैक्टली exactly, ये एग्रीमेंट ही है। जिसे आप डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब कर रहे हो, बट बॉन्ड अलग है। जो अभी तक हमने पढ़े हैं सारे बॉन्ड्स के ही पढ़े हैं। आया, ये एग्रीमेंट ही है ना बेसिकली, हम एक विश्वास पे चल रहे हैं कि दे देगा, नहीं देगा तो फिर उसकी रेपोकेशन वो फेस करेगा। तो फिर आपको आपका, आप जब, ऐसे तो हम क्रेडिट पे पैसे लेते हैं कार्ड से, आप नहीं दोगे तो आपका क्या होगा? वो आपका स्कोर खराब होगा, आपको आगे नहीं मिलेगा, आपको दूसरे बैंक बनाने में डरेंगे। गुडविल खराब के कितने क्रेडिट, क्योंकि जब वो स्कैम हो रहा होता है, हम नोट नहीं कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट या बैंक्स, और जब वो स्कैम का अपने माइंडसेट में रख लेता है अब खत्म हो गया है, अब मुझे फटाफट भागना है, जब तक वो गवर्नमेंट या बैंक को पता चलता है उससे पहले ही वो भाग चुका होता है वो इंसान। समझ आया? जब आपने पढ़े हैं ये सारे जो लोग भागे हैं अभी, हाँ, ये सब माल्या वगैरह इनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, इन लोगों को ऑलरेडी आइडिया था ये क्या कर रहे हैं। मैं कुछ गलत काम करूंगी मुझे तो आइडिया रहेगा ना, मैं कुछ गलत काम करूँ आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप मुझ पे या कोई कोई एक इंसान लोन वापस नहीं कर सकता,
हमें कैसे पता, उसने तो कोलैटरल भी दे दिया लाकर। हमें, हमारा काम क्या है, हमने तो मान लिया ना कि कोलैटरल मिल चुका है, अब ट्रस्ट हो गया है, मिल ही जाएगा ये मान लिया। बट बाय चांस वो 1 करोड़ का लोन लेके चला गया, अब क्या होगा? फिर एनपीए में जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ना इंटरेस्ट मिला ना लोन मिला, कुछ नहीं मिला इस पे वापस, कुछ नहीं मिला ना हमें, तो उधर चला जाता है। तो बेसिकली एक ट्रस्ट होता है, कुछ हमने बनाई है गाइडलाइंस, बट सुनता कौन है? और बेसिकली जो ये मेजर मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये कोई छोटा इंसान नहीं करता, नीदर मिडिल क्लास पर्सन। ये करते हैं तो एकदम बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम होती है। माइंडसेट क्या चलता है आरबीआई या गवर्नमेंट का, कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे ना तो ये बहुत बड़े बड़े मनी में डील करते हैं, ज़्यादा डील करेंगे ज़्यादा मनी अफेक्ट होगा, ज़्यादा पैसों पर इम्पैक्ट आएगा। एक मिडल मैन, एक स्मॉल फार्मर कितना ही खर्च कर लेगा, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर दोगे, थोड़ा बूस्ट होगी इकोनॉमी, बट इतनी नहीं होगी जितनी उनको आप रिलैक्सेशन दोगे तो इकोनॉमी में बहुत फ़ायदा होगा। तो उनकी ट्रांजैक्शन लिमिट, करंट अकाउंट में बेसिकली उन्हीं के लिए होते हैं, ऑन द स्पॉट निकालने के लिए। 50-50 लिमिट्स कितनी कम होती है उनकी, हमारी लिमिट कैसी होती है, उनकी कैसी होती है, ये सब है ना जो। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे तो बिजनेसमैन हमें सपोर्ट करेंगे। फिर बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेटल्ड बिजनेसेस जो हैं, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, वो हमें इज़ लाइक गवर्नमेंट और द कंट्री, वो हमें सेम ऐसा करेंगे। बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो इस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि मुझे तो मिल ही जाएगा लोन, मेरा तो नाम है इस मार्केट में, मुझे लोन मिला, मैंने वो पैसे ले लेके बाहर पहले ही भेजना चालू कर दिए। क्योंकि जिसे गलत काम करना है उसके माइंड में तो है ना, उसे करना है, तो वो पैसे अपना अलग बाहर सेव कर रहा है। गवर्नमेंट को तो बाद में पता चलेगा ना, जब उसकी एक्चुअली में बैलेंस शीट्स चेक होंगी, या एक्चुअली में देखेगा कि बार बार पैसे आ ही नहीं रहे वापस, तब उसकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, और तब तक वो इंसान जा चुका होता है। और जब बाहर चला गया, जब तक वो इंडिया नहीं आएगा या जब तक वो एक्सट्रीम टेररिस्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं हो रहा, तब तक बाहर की कंट्रीज भी कुछ नहीं ज़्यादा कर सकती। ठीक है, ये तो रेपो रेट हो गया, रेपो रेट का इम्पैक्ट भी समझ आ गया है। और रेपो रेट के अंदर भी अगर इस रेशियो को बढ़ाते तब भी पूरी बड़ी लार्जर स्केल पर भी फर्क पड़ता है। अब 1997 के आसपास रिवर्स रेपो रेट आया, पहले रेपो रेट आ गया था, फिर रिवर्स रेपो रेट आया। इट इज द रेट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट इसको मैं काफ़ी बार ना ट्रिपल आर से लिख दूंगी, इसको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो से प्लीज कंफ्यूज मत करना अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बस, ठीक है। तो इट इज़ द रेट एट विच बैंक्स डिस्काउंट द बॉन्ड्स, उल्टा है बिल्कुल रेपो रेट का, परचेज फ्रॉम आरबीआई with a repurchase obligation। ये एकदम उल्टा है, एग्जैक्टली exactly। अब आरबीआई मांगेगा पैसा कमर्शियल बैंक से, अभी तक तो हम कमर्शियल बैंक का देख रहे थे ना, अब आरबीआई लेंगे पैसे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। सो बेसिकली विच बैंक डिस्काउंट द बॉन्ड्स परचेज फ्रॉम आरबीआई विद अ रीपरचेज ऑब्लिगेशन ऑन द नेक्स्ट डे। फिर से वही डेज चल रहे हैं, एक दिन हो गया, 14 डे हो गया, 28 डेज, उससे ज़्यादा। हाँ, या और आफ्टर 14 डेज। 28 डेज, 98 डेज, सॉरी 91 डेज। अब क्या होता है, अब देखो ये कैसे, अब मैंने इसको किसकी कैटेगरी में बताया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। एक दिन को हम देख के चल रहे हैं कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है, पैसों, शॉर्ट टर्म पैसे कितने आए मार्केट में। तो अब ये क्या करेगा, बहुत स्मार्टली आरबीआई जाएगा कमर्शियल बैंक के पास और वो बोलेगा कि मुझे ना लेंड कर दो कुछ मनी। तो कमर्शियल बैंक को लेंड करना पड़ेगा किसी रेट पर। अब जब वो लेंड कर रहा है
तो कमर्शियल बैंक पैसे दे रहा है, जब कमर्शियल बैंक पैसे दे रहा है तो कमर्शियल बैंक के पास तो कम पैसे हो रहे हैं ना। अब वो जब फॉलोइंग या फर्दर किसी और को लोन देगा तो वो लोन का परसेंटेज या रेशियो क्या करेगा। तो लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करने के लिए ही ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर आप आरबीआई हो और मैं कमर्शियल बैंक हूँ, आप आरबीआई होकर मुझसे पैसे मांगोगे, ठीक है, मैं पैसे दूंगी आपको, इससे लिक्विडिटी इम्पैक्ट होगी। एक और लाइन लिख लो इस पे, एक ईजियर डेफिनेशन, आप भी आर ही लिख लो, इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक कॉमा द आरबीआई, हमारे केस में तो आरबीआई, द रेट एट विच central bank, that is RBI, borrows money from the commercial bank when there is borrows money from the commercial bank when there is excess liquidity in the market. ये जो रेट लिख लिया, एक्सेस लिक्विडिटी को ही इम्पैक्ट करने के लिए लाई गई हैं चीज़ें। अगर बाई चांस मुझे लिक्विडिटी कम करनी है मार्केट में तो ये रेट बढ़ जाएगा, आरबीआई ज़्यादा रेट पे पैसे ले रहा है, फिर कमर्शियल बैंक आगे कर रहा है ये चीज़ें। अगर बाई चांस मुझे लिक्विडिटी बढ़ानी है तो रेट कम हो जाएगा, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से कम ही रहता है। तो लिखो इन 1997, अच्छा सुन लो पहले, 1997 में ये डिसाइड हुआ था कि 1% कम रहेगा रेपो रेट से, फिर उसके बाद 2011 में फिर से डिसाइड हुआ 0.5% कम करते हैं, फिर 2017 में फिर डिसाइड हुआ कि 0.25% कम करेंगे। तो अभी करंटली 0.25 कम रहता है हमेशा रेपो रेट के। अगर आपका रेपो रेट 4% है तो कितना होगा रिवर्स रेपो, ऐसा चलेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो आप लिख सकते हो इन 1997 अगर आपको समझ आ रहा है इक्वल क्यों नहीं रख रहे हैं, अगर ये इक्वल रख दिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो यहाँ पे नलीफाई इफेक्ट नहीं हो जाएगा कि वो मैं ये भी बढ़ा रही हूँ और उसका उल्टा गवर्नमेंट कर रही है। रिवर्स रेपो कम होता है 0.25 ऑफ रेपो रेट, बता दिया मैंने, इसलिए बताया है। बेस किसी को बताना है, रेपो रेट जैसे 4% है तो उससे 0.25% कम ही रहेगा हमेशा। रिवर्स रेपो रेट कम इसलिए होता है क्योंकि एक डिस्टिंग्विशिंग, तो फायदा क्या है, अगर गवर्नमेंट या आरबीआई 4% पे कमर्शियल बैंक को दे रही है और कमर्शियल बैंक फिर 4% पे आरबीआई को दे रहा है, तो कुछ बच रहा है मार्केट में, चार चार बराबर हो रहा है ना, इकोनॉमी में बचना चाहिए, इकोनॉमी में पैसे आने चाहिए, वो आरबीआई तो देगा नहीं हमें, कमर्शियल बैंक से आएंगे, बैंक्स पे बचना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक कुछ तो पैसे का मार्जिन होना चाहिए ना, अगर मैं दोनों बराबर कर दूंगी तो दोनों बराबर होने से एक नलीफाई इफेक्ट हो रहा है जो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने रिवर्स रेपो को कम कर दिया है। थोड़ा समझ आया। तो मैंने लिखा है कहाँ, अब ना ये मैंने सिर्फ की पॉइंटर्स लिखे कि 1997 में 1% बिलो आरआर था, सोचा था हमने कि 1% बिलो ही रखेंगे रेपो रेट के, और 2011 में कॉमा 1% बिलो आर दैट इज रेपो रेट, हमने डिसाइड करा कि रिवर्स रेपो रेट 1% बिलो होगा, ठीक है। इन 2011 ट्रिपल आर 0.5% बिलो रेपो रेट, 0.5% बिलो आर आर। 1997 में 1% था, 2011 में 0.5% बिलो आर आर, और 2017 में 0.25% बिलो आर आर। आर आर, ठीक है। आज रेट्स चेक करना कितने हैं, रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है,
सारे चेक करना, जो मैं चीज़ें बताऊंगी ना फिर आपको समझ आएगी रिवर्स रेपो कितना कम है। 70 उसके बाद से। हाँ इंटरेस्ट होता है। अभी तक समझ आया जितना मैंने बताया। तो अगर रिवर्स रेपो को भी चेंज करोगे तो भी इम्पैक्ट इकोनॉमी में वैसे ही होंगे, सेम। लेकिन जब कोविड वगैरह हुआ था 2022 के बाद से, हमने एनालाइज करा जब मार्केट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह की जो कमिटीज़ थी उन सब ने देखा कि लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट करना है कुछ तो, या बढ़ाना है या कम करना। उस टाइम का जो सिनेरियो था तो बढ़ाना था क्योंकि थे नहीं पैसे। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला इसको बढ़ाने के लिए हम रेपो रेट को कम कर, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देते। बट उन्होंने बोला इसको कर नहीं सकते क्योंकि इसको करेंगे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पे फ़र्क पड़ेगा, जो इतना भी नहीं हम चाहते कि इतना एक्सट्रीम फ़र्क पड़े। ठीक है, तो इसकी वजह से उस टाइम पे एक नई चीज़ आई, हमने रिवर्स रेपो को हटा दिया फॉर द टाइम बिंग। हम उसकी जगह ले आए SDF, लिख लो, बाय 2022 अभी। हाँ, इन्फ्लेशन वॉज इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ रहा था 22। इन्फ्लेशन वॉज इंक्रीजिंग, RBI wanted 2022 wanted contractionary monetary policy. So it in या on लिख लो, देखा, RBI wanted contractionary monetary policy on 8th April 2022। 22 उसी के बाद की बात हो रही है। RBI नहीं, हाँ, RBI सस्पेंडेड RRR, दैट इज रिवर्स रेपो रेट ऑफ 1 डे। सिर्फ 1 डे की फैसिलिटी खत्म करी है, बाकी है उस फॉर द टाइम बिंग। अगर बाई चांस कोई गवर्नमेंट बदलेगी या कुछ चीज़ें बदलेंगे, गवर्नर बदलेगा, वो फिर से ला सकते हैं इसको इफ़ दे वांट। 1 डे वाली खत्म हुई है अभी। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, रेपो रेट में अभी भी 1 डे वाली फैसिलिटी है, बट रिवर्स रेपो में 1 डे वाली फैसिलिटी हटा दी है। तो यहाँ ही से पहले ही इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया इकोनॉमी में। अगर आपकी इधर चल रही डिमांड, इधर भी तो मैनेज होनी चाहिए ना चीज़ें, बॉन्ड मार्केट दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। इधर हो रहा है, उधर वो हमने हटा दिया 1 डे वाली फैसिलिटी, तो एक तरफ लूप बन चुका है। ठीक है, और उस लिख लिया, क्या लिखा है लास्ट लाइन? हाँ, एंड रिप्लेस्ड बाय SDF, रिप्लेस्ड बाय SDF की फुल फॉर्म लिख लो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। हाँ, ये अभी भी है, अभी भी है, ये अभी भी चल रहा है। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर बाई चांस अगली गवर्नमेंट आती है उसको हटाती है तो अलग बात है, बट बाई चांस यही गवर्नमेंट रिज्यूम हो गया तो ये चलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो रिवर्स रेपो है और रेपो रेट है, 1 डे की फैसिलिटी दे रहा है ना, 1 डे भी दे रहा है, 14 भी दे रहा है, 28 भी दे रहा है। तो इसने क्या करा है, रिवर्स में सिर्फ एक दिन वाली फैसिलिटी को हटाकर SDF लगा दिया। काम सेम ही है, काम सेम ही कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या करा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने के लिए नई चीज़ ले आई। अब उसने यही करना चाहिए था कि रिवर्स रेपो पर ही रहना चाहिए था, भले ही उसको चेंज करता। अब उसने ये सोचा कि मैं करूँगा तो मुझे पब्लिक से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी, है ना, क्योंकि अब क्या है, वो SDF लाया, आधे लोगों को तो समझने में ही टाइम लगेगा। हम रिवर्स रेपो से तो फेमिलियर हो चुके थे, 1997 से चल रहा है। तो बहुत स्मार्टली गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं नई चीज़ें ऐसे इस टाइम पे करूँगा, आधे लोगों को समझ नहीं आएगा, जिनको आएगा वो बहुत ज़्यादा जजिंग वे में चले जाएंगे कि आपने इस टाइम पे रिवर्स रेपो को क्यों इम्पैक्ट करा है। इसीलिए तब वो ले आए थे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द SDF is an overnight facility
is an overnight facility that allows banks to deposit their excess funds. अभी आपने चलो लिखो फिर बताती हूँ. To deposit excess funds क्लास नहीं चल रही क्या? एक बार चेक करना ऑनलाइन वाली. 3:30 था आई थिंक. अच्छा 3 से 3:30 ब्रेक होगी ना. क्लास चल रही नहीं चल रही है? आई थिंक इट्स ऑन गोइंग. ठीक है. सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नई आ गई अप्रैल 2022 में. देखो हमने अज्यूम करा था. अच्छा किसने चलाया था ये? अच्छा मुझे आपने चलाया. हमने अज्यूम करा था कि कोविड बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़राब कर सकता है सिनेरियो, क्योंकि हम ऐसी कंट्री हैं जो डेवलपिंग स्टेज पर हैं और डेवलपिंग भी एक्सट्रीम नहीं है ना. पॉपुलेशन एवर ग्रोइंग है, फूड सप्लाई में हम सफ़र कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, डेवलपमेंट में हम HDI इंडेक्स पढ़ा ही है कहाँ लाई कर रहे हैं, रैंकिंग स्कोर क्या है उसके. तो हमने नोट करा कि हमने अज्यूम करा कि कोविड के टाइम पे बहुत ख़राब होने वाली चीज़ें, बट इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितने हमने अज्यूम करा. ठीक है. हम सोचे थे फिस्कल डेफिसिट भी सिर्फ तो नहीं, मतलब लाइक 9% तक ही गया था. हमने सोचा था बहुत ज़्यादा जा सकता है. 9% इज स्टिल मैनेजेबल. अभी कितना है FD फिस्कल डेफिसिट? किसी को पता है? अब कितना? हाँ हाँ 5 to 6 के रेंज के बीच में ही है. 9 था, 9 से 5-6 पर ले आए हम. बेटर हो रहे हैं. अब प्रिडिक्टेड है और कम करेंगे हम. यस हमारे एम तो यही है. उसमें पहुंचने के लिए टाइम लगता है. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट बताऊंगी क्या होता है किसी दिन, अगर किसी को नहीं पता तो. ठीक है. जब डेफिसिट की बात करेंगे ना गवर्नमेंट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तब पढ़ेंगे. बट डेफिसिट मतलब कि बोरोइंग ज़्यादा हो गई हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए, मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, ये हो जाता है सिंपली. अगर मैं बात करूँ तो कि मेरे पास बोरोइंग बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे पास रेवेन्यू नहीं आए इतने, ये हम डेफिसिट ले लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास कमी हो गई. ठीक है. देख लिया कितना है अभी? ठीक है. 5 to 6 के आसपास ही है अभी, और उस टाइम पे 9% के आसपास था. तो मैं ये बोल रही हूँ कि कोविड के टाइम पे ये हुआ कि हमने अज्यूम करा था बहुत ख़राब जाएगा, क्योंकि अगर US की इकोनॉमी भी आप पढ़ो तो उनकी भी कुछ इसी हद तक थी जैसी हमारी है, और वो हमसे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा प्रॉपरली डेवलप्ड है. हम तो डेवलपिंग के स्टेज पर हैं. ठीक है. उनका 6 ऐसे पर गया था, हमारा 9 पर चला गया था. बट उनकी कुछ चीज़ें बेटर थी. क्या थी? उनके पास एम्प्लॉयमेंट थी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी. तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रख के पॉलिसीज़ को लेना था. उनके लिए आसान था चीज़ें को टैकल करना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट थी. कुछ भी करेंगे एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना. बट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट हमेशा से सफ़र कर रहा है. तो कोई भी पॉलिसी आएगी उसका इम्पैक्ट हर इंसान पर होने वाला है, हर एम्प्लॉई सब पर. ठीक है. और इंसानों को समझने में भी टाइम लगता है, लाइक क्या है वो पॉलिसी, इसमें भी टाइम लगता है. लिटरेट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. और लिटरेट तो बहुत लोग होते हैं, बट सबको क्या बैंकिंग और इकोनॉमिक की नॉलेज है? आप सब लिटरेट हो, बट फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं. आप सबको तो फिर भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू स्टिल पीपल जो पढ़ रहे हैं और उन्हें नहीं पता. और बाकी आधी पॉपुलेशन तो ऐसी है जो इलिटरेट है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे. तो कुछ भी आप पॉलिसी लाओगे आपको एक इंसान के हिसाब से नहीं लानी है. आप देख रहे हो कितनी बड़ी कंट्री में डील कर रहा. इसीलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम सोचा कि मुझे इन्फ्लेशन को संभालना है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी लाना है. मैं बैंक रेट भी कर सकती थी, मैं बहुत कुछ कर सकती थी. वो गवर्नमेंट ने, RBI ने नहीं डिसाइड करा. RBI ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम रिवर्स रेपो का 1 डे वाली फैसिलिटी हटा देते हैं, रिवर्स वाले की, इसकी जगह SDF ले आते हैं. सेम काम है SDF का, पढ़ा ना डेफिनेशन. एक्सेस मनी बैंक्स डिपॉजिट कर रहे हैं RBI को, सेम काम है ना. रिवर्स रेपो में भी तो ये था कि RBI पैसे ले रहे हैं, उससे सेम ही काम है. नाम बदल दिए, काम सेम है. और इतने हम एक्सट्रीम कभी कभी अच्छे स्टेप्स लेते हैं कि हमने बाद में फिर से रेशो बदली है. समझ गए? मतलब हमने ये सोच कर करा था कि हम ये रेशो को चेंज नहीं करेंगे, इसकी जगह हम नई रेशो ले आते हैं, नया रेट ले आते हैं, वो सही रहेगा. बट बाद में हमने फिर से RR को इंक्रीज कर दिया था. तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमारे इस चीज़ को लाने का. रिवर्स रेपो रेट को हटाया 1 डे का, उसकी जगह हम स्टैंडिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी ले आए थे. सेम काम है जिसका, एक्सेस मनी ले रहा है,
बैंक से आरबीआई, ठीक है। और ये सब करने के बाद, ये सब अप्रैल में हुआ है ना, मई में गवर्नमेंट ने, आरबीआई वगैरह ने फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया था। तो फायदा क्या हुआ? इतना तो नहीं हुआ ना, तो फायदा क्या था? नहीं, आप, हम नहीं डाल रहे पैसे उसमें। पैसे डालने का फायदा नहीं है, ये तरीके होते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने का। जैसे नए नए तरीके बनते रहेंगे। देखो आप अभी सोच रहे हो कि बैंक रेट के भी तो यही काम है, इतने सारे रेट है फिर भी क्यों चाहिए, लेकिन अभी लिक्विडिटी हमें क्या हैंडल करनी थी? शॉर्ट टर्म की करनी थी। इन्फ्लेशन अभी हो रहा है, मैं बैंक रेट बढ़ाऊंगी और 4 साल बाद कौन देखेगा? इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लोन जो लंबे साल के लिए लेने वाला है वो कम ही लोग जाएंगे रादर देन जो शॉर्ट टर्म लेने जाएंगे, राइट। तो उन्होंने बोला लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करना है। उसके लिए मैं 1997 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाई थी, यही बोर्ड उसके लिए था। इमीडिएट लिक्विडिटी को मेंटेन करना है कंट्री में। फिर इसके अंदर रेपो रेट आया। रेपो रेट तो आरबीआई दे रहा है ना कमर्शियल बैंक को, बट रिवर्स रेपो पे उन्हें काम करना था। रिवर्स रेपो मतलब आरबीआई पैसे ले लेगा कमर्शियल से डायरेक्टली, और बहुत इंपैक्टफुल है। आप खुद सोचो ना, अब कमर्शियल बैंक का मन नहीं करा तो वो नहीं गया लोन लेने, बट आरबीआई को तो जानना है ना, आरबीआई जान के करेगा, आरबीआई को तो इन्फ्लेशन ही कंट्रोल करना है, तो वो तो करेगा ही ये काम। लेकिन कोविड में थोड़े से उल्टे स्टेप्स, हम बहुत अच्छी चल रही थी, सारे डिसीजन बहुत अच्छे रहे थे। अगर आप ये सुनो तो ये वन ऑफ द डिसीजन है जो इतना साउंड कर रहा ना, कि अगर आप फिर रिवर्स रेपो रेट को हटा के 1 डे वाला बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, सारे नहीं हटे, 1 डे की फैसिलिटी, ओवरनाइट वाली फैसिलिटी खत्म हुई है। तो अगर ये हट गया है, उसकी जगह आप फिर से मई में रेपो रेट को बढ़ा रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा आप वही करते, रिवर्स रेपो को फिर से कम करके फिर से इसको करते, कुछ तो करते ना। नई चीज जाके और कॉम्प्लेक्स क्यों करा आपने? ये हो गया, ठीक है। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, एसडीएफ हो गया। एसडीएफ की डेफिनेशन हो गई, एक्सेस मनी जो सेंट्रल बैंक ले लेता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट देता है आरबीआई, है ना। अच्छा लिख लो, एक्सेस फंड्स एंड गेट्स एन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? कमर्शियल बैंक को मिल रहा है। एक इंसेंटिव है ना, नहीं तो कौन अपने पैसा देना चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, मिलेगा, क्योंकि उनको 0.2% मिलेगा बिलो द रेपो रेट। जितना भी रेपो रेट चल रहा है उससे 0.2% इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। तो इसलिए वो इंसेंटिव चलता है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट अर्निंग एक्टिविटी होगी, क्यों नहीं करेंगे हम डिपॉजिट। हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ ये देखो, आपने पैसे दे दिए, अब उस पैसों को रखेंगे थोड़ी। उन पैसों को बहुत एक्टिविटीज में यूज ही करते रहते हैं। फॉरेन मार्केट में यूज हो रहे हैं वो पैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज हो रहे हैं, मॉनेटरी मार्केट्स में यूज हो रहे हैं, एक्सचेंज वाले प्रोसेस में, है ना। ये सब चलता ही रहता है। वो पैसे कभी ऐसा मत सोचना कि बैंक में जमा हो गए हैं, वो लिख जाता है अकाउंट में कि इतने आए हैं। हाँ वही ना, कोई फायदा नहीं है ना, कुछ कुछ तो रिटर्न चाहिए ही हर चीज के। and get an interest rate which is and gets an interest rate which is 0.2% below repo rate। हाँ हाँ, वो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, कि वो 0.25% कम होता है हमेशा रेपो रेट के। ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो 0.2% कम होगा आपके रेपो रेट से, ठीक है। समझ आ गया? हाँ, अगर सपोज आपका 4% चल रहा है तो 0.2 कम कर दो उसमें, उतना आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट, 3.8। रेपो रेट के बराबर नहीं देंगे ना आप। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फैसिलिटी होती नहीं तो आपको तो 3% भी नहीं मिलता ना। तो ये एक इंसेंटिव है। कोई भी बैंक, फिर कोई बैंक बेवकूफ है, बैंक ये नहीं सोचेगा कि मैं पब्लिक को ना दे दूं लोन। बट उस टाइम पे कोविड था, पब्लिक लोन ले ही तो नहीं रही थी, तो ही इसीलिए आरबीआई आया था, उसने बोला था मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, इसलिए करा था। क्या कोविड में हम लोन लेने जा रहे थे? हम सोच रहे थे कि हमारे पास जितनी सेविंग है उसको यूज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फंड्स लेंगे और अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं बढ़ाने का शौक है किसी को, ठीक है, उस टाइम पे नहीं था इतना। तो क्लास होगी ओवर ऑनलाइन ना, ठीक है। इसके बाद मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ाऊंगी, क्वालिटेटिव मेथड्स हो जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस लिखेंगे इन सब के बीच में।